नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीटी से, दुबई से। बीरेन वकील साहब है पैराडाइम कमोडिटी से, और साथ ही हमारे साथ प्रीतम पटनायक है एक्सिस सिक्योरिटी से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें। गोल्ड की बात करें तो फेड के फैसले से पहले यहाँ पर बेहद ही सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। 49,100 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स पर $1670 के आसपास कारोबार हो रहा है। चांदी में तेजी दिख रही है, 350 रुपए तक की मजबूती एमसीएक्स पर चांदी दिखा रही है। 56,700 रुपए के करीब कारोबार हो रहा है। क्रूड जहां पर आज बेहद सीमित दायरे का कारोबार है, $91 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस एनर्जी क्राइसिस तो है ही, उसके बाद भी हालांकि उस तरह की तेजी जिस तरह से यूरोप में है उस तरह की तेजी एमसीएक्स पर नहीं है। 620 के आसपास आज है, 1.5% ऊपर एमसीएक्स पर आज कारोबार हो रहा है। मेंथा ऑयल सिंथेटिक सप्लाई की चिंता है, 975 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। कॉटन आज सीमित दायरे में कारोबार, 32,700 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर अक्टूबर वायदा कारोबार कर रहा है। हल्दी ज़्यादा उत्पादन का अनुमान है, 7,250 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर अक्टूबर का वायदा है। जीरा दायरे में कारोबार है, 24,650 रुपए के पास। और धनिया में आज तेजी है, निचले स्तरों पर फिर से बाइंग दिख रही है, 10,600 रुपए के ऊपर एनसीडीएक्स पर धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले फेड बैठक की और उसका क्या असर होगा, और उससे पहले किस तरह की रणनीति आपको बुलियन मार्केट में बनानी चाहिए। फेड इस बार उम्मीद की जा रही है कि लगातार तीसरी बार 3/4% ब्याज दरें बढ़ा सकता है। हालांकि बाजार में एक तबका ऐसा भी है जिनको लगता है कि फेड 1% भी ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ऐसे में ब्याज दरों को लेकर जिस तरह की चिंता है, किस तरह से रणनीति आपको बनानी चाहिए। बीरेन वकील सर, आपको क्या लग रहा है ऐसे समय में जो आज एक बड़े इवेंट है, उससे पहले ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? ज्यादातर तो 75 बेसिस पे ऑलमोस्ट कंसेंसस जैसी बात हो रही है। कुछ एक छोटा सा वर्ग 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट का भी प्रोबेबिलिटी देखता है। बट फेड का रवैया ये भी है कि कभी कभी वो शॉक एंड ऑ के हिसाब से चौका भी देता है, तो 50 बीपीएस इज ऑल्सो नॉट रूलिंग आउट। मेरा नज़र वो ब्याज दर के नंबर पे तो नहीं होगा, बट फेड की जो स्टेटमेंट है उसमें वो क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है, वो कॉन्फ्रेंस का पूरा आकलन करके कोई व्यू बनाया जाए। बट ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा लगता है कि ये हॉकी स्टेज तो फुली डिस्काउंट हो गया है, तो जो भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली रिलीफ रैली किस्म का अपसाइड बाउंस आएगा, जो कि सस्टेनेबल ना भी हो, बट एटलीस्ट रिलीफ रैली तो हम जरूर देखेंगे। यानी वीरेन वकील साहब, लंबा अनुभव है कमोडिटी मार्केट का, इनको लगता है कि एक रिलीफ रैली दिखेगी। हो सकता है कि वो रैली टिके नहीं, इसलिए अगर आप ट्रेडर हैं, रिस्क लेना भी अगर चाहते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ऐसे समय में ट्रेड नहीं करें। धर्मेश जी, आपका सेंस क्या कह रहा है और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को गोल्ड और सिल्वर में आज? देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने में इनफैक्ट हम लास्ट 1.5-2 महीने से मंदी की बात करें तो 1680 के टारगेट से के लेवल्स पे आने की गुंजाइश थी, और वो भी मार्केट ने ब्रेक करके उसके भी नीचे आ चुका है। तो प्राइस अभी काफी स्थिर है और मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। जैसे वीरेन ने कहा है कि मार्केट में ऑलरेडी एंटिसिपेशन है कि 75 बेसिस पॉइंट की वृद्धि इंटरेस्ट रेट में बनने की गुंजाइश काफी हाई है, और 1% की भी चांसेस काफी हाई है। बट अगर आप देखिए, अगर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो मार्केट में आपको एक अच्छी खासी रिलीफ रैली देखने मिल सकती है, और प्राइस फिर से 1700 अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 49,500 49,700 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ये एक पुल बैक रैली है, ये एक शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर मार्केट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो ये जो पुल बैक रैली वो काफी अच्छी खासी होगी, और मार्केट 1700 भी पार कर सकता है, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,000 के स्तर दिखा सकता है। तो ये दो चांसेस प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। अगर इंटरेस्ट रेट इन्होंने 1% की बढ़ाने की चांसेस बढ़ाई है तो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट में यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ये है मार्केट में। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि ये 3 स्थिति है जहां मार्केट में मार्केट दिखा सकता है। चांसेस ज्यादा है 75 बेसिस पॉइंट के, जो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है। सो आप एक्सपेक्ट करें कि मार्केट में एक पुल बैक रैली आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। आप करंट लेवल से भी बाय करके चल सकते हैं। 49,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसे आप मेंटेन करके आप बाय की
रणनीति अपनाए और अपसाइड 49,700 49,800 तक के स्तर के लिए आप अपनी पोजीशन लेके बैठ सकते हैं और वहां पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। यानी धर्मेश जी को लग रहा है कि आप बाई करें, एक रिलीफ रैली जैसा बीरेन वकील साहब भी कह रहे थे, वही उम्मीद धर्मेश जी को भी लग रहा है कि 49,700 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन 49,000 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। अगर गिरावट आती है, अगर कुछ बिल्कुल विपरीत, बाजार के अनुमान के विपरीत कुछ फैसला या इस तरह के कमेंट्री कुछ अगर आ गए तो हो सकता है कि गिरावट फिर से बढ़ जाए। इसलिए 49,000 के बिना स्टॉप लॉस लगाए आप ट्रेड नहीं करें। प्रीतम जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? गोल्ड में आज क्या सलाह दे रहे हैं और आगे किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए गोल्ड में? देखिए, जो धर्मेश ने और वीरेन जी ने ऑलरेडी बोला, मैं उसके जैसे एक एक्सटेंशन, एक नया पॉइंट लाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं फेड ने बोला था कि वो 4 और 4.25% का टारगेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहता है बाय 2023। हाँ, इफ यदि 1% का इंक्रीज यहाँ से कर देते हैं तो ज्यादा रूम नहीं है उनके पास कि 2023 में कितने एक ही झटके में 75 बेसिस पॉइंट वापस इंक्रीज नहीं कर पाएंगे शायद से। सो कमेंट्री उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एज फार एज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोज, मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है कि 75 बेसिस पॉइंट होगा या 100 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा, कैरी ओवर ट्रेड मेरे हिसाब से करना थोड़ा अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे को मालूम है थोड़ा रिलीफ रैली में आपका अपॉर्चुनिटी निकल सकता है, बट इट्स बेटर टू एंटर उन्हीं एक बार वो इवेंट खत्म हो जाए। तो हमारा पर फिर भी इंट्राडे में अपने को डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉलिडिटी दिख सकती है, एंड उसके लिए हमारा इंट्राडे का स्ट्रिक्टली इंट्राडे कॉल्स है, जिसमें हम लोगों ने बोला कि गोल्ड आप करीबन 49,150 लेवल पे आता है, थोड़ा नीचे आता है तो वहां पे खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 49,000 पे लगाइए, जैसे धर्मेश ने बोला, एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो, और टारगेट प्राइस है 49,350। साथ ही साथ सिल्वर में भी हमारा बाई का कॉल है, पर हम लोग वेट करेंगे सिल्वर को ब्रीच करने के लिए 57,000 का लेवल, एंड उसके बाद हम लोग एक लॉन्ग जा सकते हैं उसमें। स्टॉप लॉस लगाइए 56,500 का और टारगेट प्राइस रहेगा 57,750 का। बट जैसे मैंने बोला, ये दोनों ही इंट्राडे है, यदि कोई टारगेट लेवल नहीं आता है तो स्क्वायर ऑफ करके चलिए, इवेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद फ्रेश एंट्री लेने में ही समझदारी रहेगी मेरे हिसाब से। यानी सबसे पहले आप ये कोशिश करें, अगर आप रिस्क आप नहीं ले सकते, रिस्क एपेटाइट आपकी कम है, तो बिल्कुल आज एंट्री नहीं करें। अगर रिस्क ले सकते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि 49,000 का स्टॉप लॉस लगा लें। रिलीफ रैली जो उम्मीद की जा रही है, तीनों एक्सपर्ट्स एक ही लाइन पर है, उनको लग रहा है कि यहाँ से हल्की तेजी आ सकती है। और प्रीतम जी का टारगेट है 49,350 का। स्टॉप लॉस बिल्कुल सिमिलर है जैसा धर्मेश जी ने दिया था, और तो इस छोटे से टारगेट के लिए आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और चांदी में लग रहा है कि 57,000 एक बार क्रॉस कर जाए उसके बाद वहां पर खरीदे, और 56,500 का स्टॉप लॉस इसमें लगाएं, और 57,750 के टारगेट के लिए। धर्मेश जी, चांदी में आपको क्या लग रहा है? चांदी आइसोलेट करने की इस बार कोशिश कर रही है क्या? चांदी उस गोल्ड को इस बार फॉलो नहीं कर रही है क्या? डेफिनेटली अगर आप देखिए तो गोल्ड से काफी डिटैच हो चुकी है चांदी। इनफैक्ट लास्ट 15 दिन की बात करें तो जो गोल्ड में गिरावट देखने मिली, इतनी चांदी में नहीं मिली। चांदी $18 से फिर से $19.5 के एक अच्छी खासी $1.5 की छलांग लगा के बैठा हुआ है और एकदम स्थिर है। चांदी में डाउनसाइड रिस्क अगेन लिमिटेड है। अगर आप जो निवेशक है, अगर आप चांदी में ट्रेड करते हैं तो उन्हें पता होगा कि चांदी की जो गिरावट जो कोविड के दिन थी वो $15 तक आ गई थी। डाउनसाइड $15 से फिर से वो $30 की उसने छलांग लगाई थी। अभी $18 से $19 के इर्द गिर्द सस्टेन कर रही है और डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से अगर पुल बैक रैली आती है तो ये $21-22 तक के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। मैं प्रीतम से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं चांदी में। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे एटलीस्ट 500 से 400 रुपए की एक तेजी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट 1970 से लेके $20 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक छूने की गुंजाइश कर सकता है। तो दोनों काउंटर पे बुलियन पे मेरी बाय की सलाह रहेगी। ही काउंटर खरीदारी की सलाह। और धर्मेश जी को यह भी लगता है कि चांदी में यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं आने वाली है, लेकिन 56,500 जो प्रीतम बता रहे थे स्टॉप लॉस, उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसलिए कि बाजार है, किसी भी तरह की चाल आपको देखने को मिल जाती है, तो बिना उस स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करिएगा। चांदी को लेकर आपका भी वीरेन सर क्या है? अगर रिलीफ रैली आती है तो सबसे ज्यादा फायदा चांदी और सिल्वर को होगा, सिल्वर और जिंक को होगा। तो यहाँ मैं भी प्रीतम भाई और धर्मेश भाई के साथ मेरा भी वही व्यू है कि ये शायद आउट परफॉर्म करे। रेंज की जहाँ तक सवाल है तो इंडियन रेंज 55 से 62,000 तक की मैं मानता हूँ। 2 से 3 वीक का ये टाइम फ्रेम है, और कॉमेक्स के हिसाब से मैं
18 से $22 की रेंज मानता हूँ। ये भी 3-4 वीक का व्यू है। मैं थोड़ा पोजिशनल व्यू से ये रेंज दे रहा हूँ। क्रूड को लेकर वीरेंद्र सर आपका आउटलुक क्या है? क्रूड काफी अब सुस्त हो गया है, हालांकि तेजी के ट्रिगर में भी अब चल नहीं पा रहा है क्रूड। क्या अब यहाँ से स्ट्रेच बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है क्रूड? अब बड़ी तेजी अब यहाँ से नहीं दिख रही है क्रूड में? जब कोई भी मार्केट तेजी के कारण को लगातार डिस्काउंट करने लगे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई मेजर शिफ्ट आया है, जिसको ट्रेंड शिफ्ट कहते हैं, रिवर्सल भी कह सकते हैं। ऐसा ही गैस में भी हुआ। स्पॉट गैस प्राइस यूरोप में जो 300 यूरो तक चले गए थे, वो कल सभी फ्यूचर्स 60 यूरो के नीचे आ गए। इज वेरी सरप्राइजिंगली वेरी बिग फॉल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी फियर फैक्टर या सप्लाई शॉर्टेज फैक्टर, जितना भी वॉर प्रीमियम जो भी था, वो सब डिस्काउंट होके मार्केट शायद अब रिसेशन को प्राइसिंग करने लगा है। जो आने वाली मंदी है चाइना की, यूरोप की रिसेशन, इवन अमेरिका में भी थोड़ा सा स्टैग्फ्लेशन का रिस्क है। ये देखते हुए में डाउन साइड रिस्क थोड़ी ज्यादा लग रही है और डाउन साइड मोमेंटम भी शायद आगे। ओके, यानी डाउन साइड की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो क्रूड में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए धर्मेश जी? हालांकि कई खबरें ऐसी भी थी जो बाजार को सपोर्ट करना चाहिए था। ओपेक जैसे अपने टारगेट से काफ़ी कम उत्पादन कर रहा है, रिकॉर्ड कम उत्पादन कर रहा है। इसके बाद भी और कई सारे ऐसे ट्रिगर हैं। अंडर इन्वेस्टमेंट की बात सऊदी अरामको और क्रिसेंट पेट्रोलियम की तरफ से भी आई है, लेकिन उसके बाद भी क्रूड चलने को अब तैयार नहीं है। $90 के आसपास ही अब टिक गया है ब्रेंट क्रूड। अब आपको किस तरह की चाल लग रही है? पोजिशनल बेसिस पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्रूड में क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो मंदी आनी थी, अगर आप देखिए 3 से 4 महीने का अंतराल में $130 की कमोडिटी $80 हो गई। ऑलमोस्ट 50% की फ्लक्चुएशन कच्चे तेल में देखने मिली है। ये काफी बड़ी फ्लक्चुएशन है, यूजुअली इतनी जल्दी देखने नहीं मिलती। अभी मार्केट में जो सिनेरियो है वो है, मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थी वो धीरे-धीरे ईज़ हो रहा है। बट अगर आप देखिए कल के सत्र में चाइना ओपन अप हो चुका है। चाइना ने कोविड की जो चांसेस थे वो ओपन करके उन्होंने अपनी करेंसी ओपन कंट्री ओपन कर चुके हैं। तो यहाँ पे बाइंग आने की गुंजाइश काफी हाई है। सेकेंडली, ओपेक अपने फुल प्रोडक्शन से प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से मार्केट में काफी तेल मार्केट में उतरा हुआ है। सेकेंडली, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है ठंडी। अभी जो अक्टूबर से जो ठंडी स्टार्ट होगी वो पीक ठंडी स्टार्ट होगी, और अगर रूस और यूक्रेन की जो स्थिति है वो असमंजस रही, कंटिन्यूसली रही, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट तो होना ही है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मैं काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर से यहाँ से यू टर्न देखने मिल सकता है और प्राइस फिर से $100 के लेवल्स पे आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा निवेशकों को कि स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आप कच्चे तेल में निवेश करके चलिए। 6,700 के टारगेट्स मैंने काफी दिनों पहले दिए थे, वो आ चुके हैं। अब यहाँ से मुझे लगता है कि आप ये लेवल से आप अपनी ट्रेड्स रिवर्स करके बाइंग साइड में चले जाइए। 6,300 350 का एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपसाइड मुझे लगता है कि प्राइस फिर से 7,200 से 7,500 तक के स्तर के लिए आप कच्चे तेल में निवेश कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा, कल के सत्र में जो फॉल थी वो एक्सपायरी की वजह से थी। अभी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, नवंबर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी प्रीमियम में आ चुका है। तो बाई की सलाह रहेगी मेरी दोनों कॉन्ट्रैक्ट में, और 7,300 से 7,500 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। पोजिशनल नजरिया है, टाइम फ्रेम का ध्यान रखिएगा। हफ्ते से 2 हफ्ते तक का ये टाइम फ्रेम है। 7,200 से 7,500 तक के टारगेट है, और आपको इस पोजिशनल ट्रेड में 6,300 6,350 के आसपास का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिएगा। अब प्रीतम, आपका व्यू क्या है? ऑप्शंस में कुछ रणनीति है क्या क्रूड में आज? देखिए, हमारा भी व्यू पॉजिटिव ही है क्रूड के लिए। ऑप्शंस के स्पेसिफिकली कोई रणनीति हमने आज रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये बहुत बड़ा इवेंट है आज का। कहीं ना कहीं आप देखिए दबाव जो क्रूड में आया है इस चक्कर में भी आया है कि सब लोग रिसेशन की ललकार लगा रहे हैं कि बहुत यूएस हो गया, यूरोप हो गया, सब जगह रिसेशनरी ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये इवेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद में कोई एक डायरेक्शनल ट्रेड करने में मेरे हिसाब से समझदारी रहेगी। फॉर इंट्राडे तो हमारा फ्यूचर्स का ही कॉल है कि आप बाई क्रूड कर सकते हैं अराउंड 6700, एक स्टॉप लॉस लगा के जगह 6600 पे, और टारगेट रहेगा 6850 का। पोजिशनल कॉल मैंने जैसे आपको बोला, एक बार ये इवेंट हो जाए, कमेंट्री खत्म हो जाए, तो फिर लेने में मजेदार रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत अपनी डायरेक्शनल ट्रेंड आइडेंटिफाई हो सकती है कि कैसे सेंट्रल बैंक अभी रिएक्ट करेंगे आगे चल के। तो ये इंट्राडे का ट्रेड हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, वो है।
ओके, यानी प्रीतम को लगता है कि अगर आपको पोजिशनल व्यू बनाना है तो फेड के डिसीजन आने दीजिए, फिर डिसाइसिव मूव के लिए तैयारी वहां से कर सकते हैं। और आज अगर इंट्राडे के लिए खरीदना है तो 6600 का स्टॉप लॉस लगा लें और 6850 के टारगेट के लिए क्रूड खरीद सकते हैं। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए प्रीतम? नेचुरल गैस का देखिए, मेरे को लग रहा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करेक्शन आया है, पर कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट तो है। तो हमारा मानना है कि यदि एक बार 615 के लेवल पे आता है नेचुरल गैस, तो एक बार बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 605 का, और टारगेट रहेगा 630 का। एक बार 630 खुद आता है, सस्टेन करता है, तो फिर उसके बाद वापस रिक्रिएट कर सकते हैं लोग। बट हाँ, थोड़ा डिप आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू बाय। नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या होगा धर्मेश जी? देखिए, नेचुरल काफी चंचल कमोडिटी है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग करने की सलाह मेरी भी रहेगी। मैं भी प्रीतम से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। और अगर आप देखें, यूरोपियन मार्केट कंप्लीटली डिपेंड करती है रशिया पे गैस सप्लाई के लिए, और जिस तरह से उन्होंने गैस की जो सप्लाई है उन्होंने कंस्ट्रेन करके रखा है, तो नेचुरल गैस की जो तेजी है, तो $2 की कमोडिटी ऑलमोस्ट $8 हो चुकी है। तो तेजी बरकरार होगी, और अगर ठंडी के माहौल में अगर सप्लाई नहीं होता तो ये तेजी और हो सकती है। तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा। जब तक मार्केट 600 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होता है, तब तक फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड फॉर्म रहेगी। अपसाइड मुझे 700 से 720 तक के टारगेट के लिए मैं आपको नेचुरल गैस बाई करने की सलाह दूंगा। बेस मेटल्स की बात में जिंक की चर्चा कर रहे थे बीरेन सर। जिंक और उसके अलावा कौन से और काउंटर पसंद है बेस मेटल्स में आपको? मोमेंटम के हिसाब से जिंक का थोड़ा हाई बीटा कमोडिटी देखते हुए इसमें मेरी शॉर्ट टर्म प्रेफरेंस रहेगी बाय साइड की 280 के आसपास, 277 का स्टॉप लॉस और 289 293 का टारगेट। एल्यूमिनियम लॉन्ग टर्म के हिसाब से डायरेक्शनल बेट के हिसाब से मैं बाइक प्रेफर करूंगा, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 ईयर लो पे है और आगे शायद विंटर में इसकी शॉर्टेज दिखेगी। चाइना फुली अनलॉक डाउन हो जाए तो एल्यूमिनियम का आउट परफॉर्मेंस का चांस ज्यादा है। फटाफट से आपके कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। टॉपिक आपकी क्या है प्रीतम जी बेस मेटल्स में? बेस मेटल में मेरे को लगता है कि एल्यूमिनियम एक बार 195 के लेवल पे आता है तो खरीद के चल सकते हैं, जो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। एंड स्टॉप लॉस 194 का, टारगेट 197, फिर उसके बाद 199 का, क्योंकि एल्यूमिनियम में कहीं ना कहीं सप्लाई का कंस्ट्रेंट तो बना हुआ है। बोथ चाइना और यूरोप में प्रोडक्शन बहुत ही सिग्निफिकेंटली लो है, पर कहीं ना ये जो रिसेशन का फियर उसको दबा के रखा हुआ है प्राइसेस। बट आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू स्टार्ट एंटरिंग इनटू दिस मेटल्स। 197 199 के टारगेट के लिए आप एल्युमिनियम खरीद सकते हैं। आपकी टॉपिक क्या होगी धर्मेश जी मेटल में? देखिए, जिंक में अगर आप देखिए, जिंक की जो चाल है वो 180 से 230 280, और उसके बाद वापस से मार्केट में जो सेल ऑफ देखने मिला है, सॉरी 280 टू 320, 320 से 280, मार्केट यही दायरे में ट्रेड हो रहा है। करंटली 280 पे काफी एकदम मेजर सपोर्ट पे टिका हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शाम के सत्र में अगर इंटरेस्ट रेट कोई भी फेरबदल होता है और यहाँ 75 पैसे से प्लस माइनस होता है, तो मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आ सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को आप मार्केट पे ले सकते हैं 280 के लेवल पे, 275 का स्टॉप लॉस रखिए, और 300 तक के टारगेट के लिए आप जिंक में बाय करके चल सकते हैं। यानी 275 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल पर 300 का टारगेट है। बीरेन सर, अब एग्री में बात कर लेते हैं कॉटन और कॉटन केक की। क्या लग रहा है इन दोनों काउंटर में? दोनों काउंटर में लिक्विडिटी बेहद कमजोर है, और कॉटन का जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं होता जनवरी जो रीडिजाइन है, तब तक कॉटन का कोई व्यू नहीं बन पाएगा डोमेस्टिक काउंटर्स में। काफी उतार चढ़ाव दिखाता रहता है, तो क्या वैसे हाजिर के हिसाब से क्या लग रहा है कॉटन केक में सर? कॉटन केक डिस्टॉर्टेड मार्केट मुझे लग रहा है। फिजिकल कुछ है, सितंबर फ्यूचर जो एक्सपायरी वो कुछ अलग रही, दिसंबर कुछ डीप डिस्काउंट में है, तो इसमें नॉर्मल प्राइस डिस्कवरी दिख नहीं रही। चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में भी अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू हो गई है। क्या लग रहा है ये नरमी बढ़ेगी या वैसे एक रिलीफ यहाँ पर नीचे में खरीदारी का मौका है बीरेन सर? टेम्पररी थोड़ा नीचा जाना चाहिए। थोड़ी बाजार में इन जनरल लिक्विडिटी क्राइसिस है, एग्री सेक्टर, यहाँ से 100-200 रुपये की डाउन साइड तो आनी चाहिए। ओके, 100-200 रुपये तो वहां पर खरीद ले 100-200 रुपये के डाउन साइड पे ग्वार को। मैं समझता हूँ अक्टूबर में एक बार मानसून विड्रॉल पूरा आ जाए, फिर लंबा मौका मिलेगा। अगले साल
गवार एक ही चॉइस है, बाकी सब तो इतने दबे हुए इतने फ्लेटेड है, तो बेटर है कि इसमें राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी का मौका अच्छा डिसीजन मिले। ओके, यानी मानसून की स्थिति की क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद पूरा डिसीजन लीजिए कि आगे आपको ग्वार में क्या करना है, कब खरीदारी करनी है, और तब तक उत्पादन के आंकड़ों को लेकर भी काफ़ी कुछ सफाई आ जाएगी। शुक्रिया वीरेंद्र सर आपका, प्रीतम आपका, धर्मेश आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो मुनाफे की